आज हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, शायद थोड़ा डरावना भी। बिल्कुल, पूरी तबाही में जीना। हाँ, पहली बार सुनने पर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी आपदा प्रबंधन की किताब हो, पर असल में ये जॉन कैबट-ज़िन की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर आधारित है, जिसने दुनिया को माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन यानी MBSR से परिचित कराया। जी। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है इस अजीब से लगने वाले विचार के पीछे छिपे ज्ञान को खोजना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां, जिन्हें हम तबाही समझते हैं, वो असल में हमें जगाने का एक रास्ता हो सकती है। और ये शीर्षक जानबूझकर इतना चौंकाने वाला रखा गया है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। ये शब्द दरअसल ज़ोर्बा द ग्रीक नाम के एक बहुत मशहूर उपन्यास से लिया गया है। अच्छा। उस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है ज़ोर्बा, वो जीवन को उसकी पूरी शिद्दत से जीता है। एक सीन में कोई उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है और वो अपनी पत्नी, बच्चों, घर परिवार, इन सब को याद करके मुस्कुराते हुए कहता है, द फुल कैटास्ट्रफी। पूरी तबाही। हाँ, पूरी तबाही। लेकिन वो ये बात किसी दुख या शिकायत से नहीं, बल्कि एक गहरे प्यार और स्वीकृति के भाव से कहता है। ये जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करना है। उसका सुख, उसका दुख, उसकी सुंदरता, उसकी मुश्किलें, सब कुछ। तो ये तबाही कोई नकारात्मक चीज नहीं, बल्कि जीवन का पूरा पैकेज है। बिल्कुल। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। हम तो अपनी पूरी जिंदगी तथाकथित तबाही से बचने में ही लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, कोई समस्या ना आए, कोई दुख ना हो। सही बात है। और यहाँ ये किताब कह रही है कि इसे गले लगाओ। चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं। तो ज़ोर्बा के लिए पत्नी, बच्चे, घर, ये सब तबाही क्यों है, और वो भी एक अच्छी वाली? बिल्कुल, क्योंकि जीवन का मतलब ही है अप्रत्याशित होना। उसमें उलझने होंगी, मुश्किलें होंगी, दिल टूटेगा, निराशा होगी। ये सब जीवन का हिस्सा है। कैटास्ट्रोफी शब्द यहाँ हमारे अनुभवों की मार्मिक विशालता को दिखाता है। अच्छा। इसमें सिर्फ बड़े संकट जैसे कोई बीमारी या नौकरी छूटना ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी निराशाएं भी शामिल हैं। जैसे कि? जैसे सुबह की चाय का ठंडा हो जाना, ट्रैफिक में फंस जाना, या फिर सुपरमार्केट में लंबी लाइन में इंतजार करना। ये सब उस पूरी तबाही के छोटे छोटे हिस्से हैं। किताब का तर्क ये है कि जब हम इन सब से लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। असली कला लड़ने में नहीं, बल्कि इस सब के साथ शांति से रहने की कला सीखने में है। जब मैं इस पूरी तबाही के बारे में सोचता हूँ, ट्रैफिक, डेडलाइंस, पारिवारिक चिंताएं, तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस। ये आज के दौर का शब्द है ना? स्रोत में भी इस पर बात की गई है कि हम इस स्ट्रेस से कैसे निपटते हैं, और ऐसा लगता है कि हम एक स्वचालित, एक ऑटोमेटिक चक्र में फंसे हुए हैं। हाँ, और ये चक्र हम सबने महसूस किया है। स्रोत में इसे स्ट्रेस रिएक्शन साइकिल कहा गया है। होता ये है कि कोई बाहरी घटना होती है, मान लीजिए बॉस का एक गुस्से भरा ईमेल आता है। ओके। ये एक तनावपूर्ण स्थिति है। तुरंत हमारे शरीर की वो लड़ो या भागो वाली प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। फाइट और फ्लाइट। हाँ, फाइट और फ्लाइट। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कंधे अकड़ जाते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं। ये हमारे शरीर का हजारों साल पुराना सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन आज का खतरा कोई शेर तो है नहीं, बस एक ईमेल है। पर हमारा शरीर तो वैसे ही प्रतिक्रिया कर रहा है जैसे किसी जानलेवा हमले पर करता। ठीक यही बात है। शरीर उस ईमेल को एक खतरे की तरह देख रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? हम उस बेचैनी से निपटने के लिए कुछ करते हैं। ज्यादातर समय हम गलत तरीके अपनाते हैं। मतलब? जैसे बिना सोचे समझे हम कॉफी का चौथा कप उठा लेते हैं, या कुछ मीठा खाने लगते हैं, या फिर उस तनाव को भुलाने के लिए घंटों सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। कुछ लोग तो और ज्यादा काम में डूब जाते हैं कि तनाव महसूस ही ना हो। ये तो होता है। ये सब उस तनाव पर एक तरह की पट्टी लगाने जैसा है, उसका इलाज करने जैसा नहीं। बिल्कुल। और ये चक्र फिर चलता रहता है। एक तनाव, उस पर हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया, फिर उससे निपटने का एक अस्थायी तरीका, और फिर अगला तनाव, और अंत में नतीजा होता है बर्नआउट, थकावट या कोई बीमारी। जी। स्रोत में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो ये है कि हम इस प्रतिक्रिया करने के चक्र में फंसे हुए हैं। इस शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। अगर प्रतिक्रिया नहीं तो फिर क्या? इसका विकल्प है जवाब देना, रिस्पॉन्ड, बजाय प्रतिक्रिया करने यानी रिएक्ट के। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, बिना सोचे समझे, आदत से मजबूर होकर।
जवाब देना एक सचेत चुनाव होता है, सोच समझकर, शांति के साथ। और प्रतिक्रिया से जवाब की तरफ जाने का जो रास्ता है, उसका नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हर समय शांत और खुश रहना? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है जानबूझकर इस पल में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, ओके। और उसे बिना अच्छा या बुरा कहे बस देखना। ये अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना है। दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद तनाव को खत्म करना नहीं है। अच्छा। तनाव तो जीवन का हिस्सा है, वो रहेगा। इसका मकसद तनाव के साथ अपने रिश्ते को बदलना है। चलिए इसे उस ट्रैफिक वाले उदाहरण से समझते हैं। कोई गाड़ी में फंसा है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और चारों तरफ से हॉर्न बज रहे हैं। एक स्वचालित प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा। गुस्सा आना, हॉर्न बजाना, आगे वाली गाड़ी को कोसना, कंधों में तनाव महसूस करना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सब अपने आप होता है। अब इसी स्थिति में एक माइंडफुल जवाब कैसा दिखेगा? एक माइंडफुल जवाब कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले तो ये महसूस करना कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। उस गुस्से को दबाने या उससे लड़ने के बजाय उसे बस महसूस करना। फिर अपने शरीर पर ध्यान देना कि शरीर में क्या हो रहा है। हाँ, मेरे कंधे अकड़ रहे हैं, मेरा जबड़ा भिंचा हुआ है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये सब बिना किसी जजमेंट के करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस ये जानना है कि गुस्सा मौजूद है। जैसे ही आप ये करते हैं, आप उस घटना यानी ट्रैफिक और अपनी प्रतिक्रिया यानी गुस्से के बीच एक छोटी सी जगह बना लेते हैं। एक मिनट रुकिए। घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी जगह बनाना, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है। पर जब कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा रहा हो और गुस्सा सिर पर चढ़ रहा हो, तब वो जगह कैसे ढूंढी जाए? ये तो लगभग असंभव लगता है। ये असंभव लगता है क्योंकि हमने इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की। ये एक मांसपेशी की तरह है। आप पहले दिन जिम जाकर भारी वजन नहीं उठा सकते। सही बात है। ठीक उसी तरह ये दिमागी मांसपेशी भी धीरे धीरे अभ्यास से मजबूत होती है। वो जो छोटी सी जगह है, वहीं पर हमारी आज़ादी और चुनाव करने की ताकत छिपी है। उस जगह में आप ये तय कर सकते हैं कि ठीक है, मैं ट्रैफिक में हूँ, हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा। मैं इस समय का उपयोग कुछ शांत संगीत सुनने में या अपनी सांसों पर ध्यान देने में कर सकता हूँ। ये प्रतिक्रिया नहीं, ये एक सचेत जवाब है। बिल्कुल, आपने स्थिति को नहीं बदला, आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया को बदल दिया, और सारी शक्ति वहीं है। ये बात समझ में आती है। ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि इसे सीखने के लिए 2 तरह के अभ्यास हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए पहले फॉर्मल अभ्यास की बात करते हैं। ये क्या है? फॉर्मल अभ्यास आपके दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। इसका मतलब है कि आप हर दिन कुछ समय, चाहे वो 10 मिनट हो या 30 मिनट, अलग से निकालकर सिर्फ अभ्यास करते हैं। एक डेडिकेटेड टाइम? हाँ, डेडिकेटेड टाइम। इसमें कई तरह की तकनीकें हैं, जैसे बॉडी स्कैन, जहां आप लेटकर अपने शरीर के हर हिस्से पर बारी-बारी से ध्यान ले जाते हैं, या सिटिंग मेडिटेशन, जहां आप बैठकर अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान देते हैं। यहाँ सबसे जरूरी रवैया जो किताब सिखाती है वो है बिना किसी लक्ष्य के अभ्यास करना, नॉन स्ट्राइविंग। बिना किसी लक्ष्य के? ये तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ है। हम तो हर काम किसी लक्ष्य के लिए करते हैं। अच्छे ग्रेड्स के लिए पढ़ना, प्रमोशन के लिए काम करना। ध्यान बिना किसी लक्ष्य के क्यों? क्योंकि अगर आपका लक्ष्य शांत होना या विचारों को रोकना है, तो आप हर पल खुद को जज करते रहेंगे। अरे, मेरा मन तो अभी भी भटक रहा है, मैं शांत क्यों नहीं हो पा रही, मैं ये ठीक से नहीं कर रही। और ये सोच ही एक नया तनाव बन जाएगी। एग्जैक्टली। इसके बजाय लक्ष्य सिर्फ जागरूक होना है। अगर आप बैठे हैं और आपका मन 1000 अलग-अलग चीजों के बारे में सोच रहा है, तो अभ्यास ये नहीं है कि मन को जबरदस्ती रोका जाए। अभ्यास बस ये जानना है कि ओ, मेरा मन भटक गया है, और फिर धीरे से ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आना। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ध्यान में मन भटकना मतलब फेल हो जाना। पर आप कह रही हैं कि मन भटका है, ये जान लेना ही तो जीत है। हाँ, ये तो पूरा दबाव ही हटा देता है। इसका मतलब है कि इस अभ्यास में कोई फेल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्य केवल जागरूक होना है। इस बात के प्रति जागरूक होना कि मन भटक गया है या बेचैनी महसूस हो रही है या कोई दर्द हो रहा है, यही तो अभ्यास है।
हर बार जब आप जागरूकता के साथ अपने भटके हुए मन को वापस लाते हैं, आप उस दिमागी मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। जागरूकता ही सफलता है। फॉर्मल अभ्यास तो समझ आता है, एक तरह का मेंटल वर्कआउट। पर मुझे लगता है कि असली चुनौती तो इनफॉर्मल अभ्यास में होगी। रोजमर्रा के कामों में ध्यान लगाना, जैसे ब्रश करते हुए। मेरा दिमाग तो उस वक्त दिन भर की प्लानिंग कर रहा होता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही असली चुनौती और असली अवसर है। इनफॉर्मल अभ्यास का मतलब है माइंडफुलनेस को अपनी चटाई से उठाकर अपनी जिंदगी में लाना। अच्छा। इसका मतलब है कि जब आप सुबह की चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पिएं, उसके रंग को देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें, कप की गर्माहट को हाथों में महसूस करें, हर घूंट के स्वाद पर ध्यान दें। हम में से ज्यादातर लोग चाय पीते हुए या तो फोन देख रहे होते हैं, या कल की किसी बात पर पछता रहे होते हैं, या आने वाले दिन की चिंता कर रहे होते हैं। हम उस पल में होते ही नहीं हैं। हम ऑटो पायलट पर जी रहे होते हैं। हाँ, और इनफॉर्मल अभ्यास उसी ऑटो पायलट को बंद करने का एक तरीका है। ये हर काम में नहीं करना है, वो संभव भी नहीं, पर दिन में कुछ पल चुन लीजिए। जैसे जब आप दरवाजे का हैंडल पकड़ते हैं तो एक पल के लिए उसके ठंडे या गर्म एहसास को महसूस कीजिए। जब आप अपनी कार तक चलकर जाते हैं तो अपने पैरों के जमीन पर पड़ने के एहसास पर ध्यान दीजिए। चुनौती ये महसूस करने की है कि बस यही है, ये पल ही जीवन है। ये उन हजारों पलों को सच में जीना है जिन्हें हम अक्सर भविष्य की तैयारी में या अतीत के विश्लेषण में गवा देते हैं। ये सिर्फ कोई दर्शन या आध्यात्मिक बात नहीं लगती। स्रोत में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के बहुत सारे समर्थन का जिक्र है जो बताते हैं कि इसके ठोस शारीरिक और मानसिक फायदे हैं। विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात कमाल की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लगातार अभ्यास से हम सचमुच अपने दिमाग के रास्ते बदल सकते हैं? जी, बदल सकते हैं। ताकि शांति हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए, ना कि तनाव? हाँ, बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत यही कहता है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या किसी व्यवहार को दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने कनेक्शंस मजबूत होते हैं। ओके। जब आप लगातार माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप दिमाग के उन हिस्सों को मजबूत कर रहे होते हैं जो ध्यान, भावनात्मक संतुलन और आत्म जागरूकता से जुड़े हैं। आप सचमुच अपने दिमाग को तनाव पर कम प्रतिक्रिया करने और शांति से जवाब देने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। ये दिमाग की वायरिंग को बदलने जैसा है। और इसका असर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, इसके शारीरिक प्रभाव भी हैं। स्रोत में इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की सूजन कम होने की बात भी कही गई है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। क्रोनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक चलने वाला तनाव हमारे शरीर में एक निम्न स्तर की सूजन पैदा करता है, और वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि ये सूजन कई बड़ी बीमारियों की जड़ में है। अरे वाह! जैसे हृदय रोग, डायबिटीज और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी। माइंडफुलनेस अभ्यास तनाव प्रतिक्रिया को शांत करता है, जिससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है। जब शरीर लगातार लड़ो या भागो की स्थिति में नहीं रहता तो ये सूजन भी कम होने लगती है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये आपकी कोशिकाओं के स्तर पर आपकी सेहत को बदल रहा है। ये हमें ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा के गहरे स्रोतों से जोड़ता है। तो ये हमें अपनी सेहत में एक निष्क्रिय मरीज की जगह एक सक्रिय भागीदार बनाता है। बिल्कुल। ये उन शक्तियों को खोजने जैसा है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन तनाव और स्वचालित प्रतिक्रियाओं की परतों के नीचे दबी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अपने शरीर और मन के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाने जैसा है, दुश्मनी का नहीं। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि फुल कैटास्ट्रॉफी लिविंग का मतलब किसी आपदा में जीना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना है। अच्छा, बुरा और बीच का सब कुछ। और हम अक्सर तनाव के प्रति एक स्वचालित प्रतिक्रिया करने के चक्र में फंस जाते हैं, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते रहते हैं। इस चक्र को तोड़ने का रास्ता है माइंडफुलनेस। यह हमें प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से और सोच समझकर जवाब देने की क्षमता सिखाती है। जी। जिसे हम फॉर्मल मेडिटेशन और इनफॉर्मल यानी रोजमर्रा के कामों में ध्यान देने के अभ्यासों के जरिए विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार
किताब का एक केंद्रीय संदेश ये है कि हमारे अपने दर्द, हमारी अपनी चुनौतियां सिर्फ सहने के लिए नहीं हैं, वे हमें जगाने का एक माध्यम है, एक पुकार है कि हम अपने ऑटो पायलट को बंद करें और जीवन में पूरी तरह से मौजूद हों। तो सोचने वाली बात यह है, क्या होगा अगर जीवन के सबसे मुश्किल पल, जिन्हें हम बाधाएं समझते हैं, असल में अवसर हों? क्या होगा अगर, जैसा कि ज़ोरबा कहता है, कोई पूरी तबाही के तूफान में भी डांस करना सीख सकता है? ये विचार हमें अपनी चुनौतियों को एक नई रोशनी में देखने के लिए प्रेरित करता है।